हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं उत्तोलक के प्रकार। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तोलक के प्रकार। तो पहला प्रकार है आलम्ब। तो दिया हुआ है वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते आलम्बन कहलाता है। ठीक है ना। अगला है आयास। तो आयास क्या होता है बच्चों? उत्तोलक का उपयोग में लाने पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार। उत्तोलक द्वारा सॉरी उत्तोलक द्वारा जो भार उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। आलम्ब, आयास, भार की स्थिति के अनुसार उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। बच्चों, जो ये तीनों चीज़ें हैं ये उत्तोलक के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार ही उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। समझे? पहला है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे हैंडपंप हो गया, कैंची हो गई, शीशा हो गया, शीशा झूला। तो ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। अगला है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो जिन उत्तोलक में भार, आलम्ब एवं आयास के मध्य होता है, जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक में भार होता है, वो आलम्ब और आयास के मध्य हो तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे पहिया हो गया, पहिया वाली ट्रॉली, सरौता। ठीक है ना। तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तृतीय प्रकार के उत्तोलक जिन उत्तोलक में आयास, भार, आलम्ब के मध्य होता है उसे तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। जैसे चिमटा, चाकू। अगला देखेंगे बच्चों कार्य। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह विस्थापित हो जाती है। अतः वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित के गुणनफल को W कहते हैं या कार्य कहते हैं। अतः अतः कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल की दिशा में। यदि वस्तु पर F बल लगाने पर D दूरी विस्थापित हो जाती है तब कार्य W बराबर FD। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। कार्य का CGS मात्रक अर्ग है। बच्चों, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये इसका CGS मात्रक है, ये आपने देखा है अभी। दाब। अब दाब क्या होता है हम देखेंगे। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है ना। ये दाब का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, ये अभिलंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल। इसे ये भी बोल सकते हैं प्रशोध बट्टे क्षेत्रफल। यदि बल F अभिलंबवत क्षेत्रफल A क्षेत्रफल पर लगता है तो उसी प्रकार फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे। दाब का SI मात्रक पास्कल है तथा MKS मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। फिर से देखेंगे 0.5 मीटर तल के क्षेत्रफल पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब दाब है। तो दाब होगा बच्चों, ऊपर फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे तो 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब।
वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। संक्षेप में वायुदाब भी कह सकते हैं। वायुदाब का मापन किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायुदाब का मान ज्ञात किया जा सकता है। वायुदाब ये रहा। वायुदाब वायु स्तंभ का भार न्यूटन में और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। प्रमाणिक वायुदाब समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान याद कर लीजिए बच्चों, इतना होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणित वायुदाब कहते हैं। घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। देखा, घनत्व के बारे में पढ़ा हमने, घनत्व के बारे में। अब उसका सूत्र लीजिए, ये देखिए, यह घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। अच्छा, द्रव्यमान लिखा हुआ है, ये द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा आयतन v है तब घनत्व, ये फॉर्मूला होगा आपका। जल का घनत्व बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पानी का घनत्व 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु के घनत्व या 4 डिग्री पर जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। देखिए नीचे कैसे अपेक्षित घनत्व ऐसे लिखते हैं, तो वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री पर जल का घनत्व। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। हाइड्रोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये वाला इतना पॉइंट। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। उत्प्लवन बल किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है, क्योंकि द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को उत्प्लवन बल कहते हैं। समझे? आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे बच्चों। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यदि कमी वस्तु द्वारा उठाए गए द्रव्यों के भार के बराबर होती है। बच्चों, अगर हमने कोई चीज़ ली और उसको पानी के ऊपर रखा, जितना वो डूबेगी, जितना उसको जो पानी को विस्थापित करेगी, उतना ही उस पर बल लगता है। समझे आप लोग? तो यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्लवन बल के नियम। जब किसी प्लवन बल के नियम। जब किसी वस्तु को द्रव में रखते हैं तो 3 स्थिति संभव है। कौन सी बच्चों? नंबर 1, वस्तु का भार उत्प्लवन बल से ज़्यादा है तो वस्तु पूर्ण डूब जाएगी। वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर है तो वस्तु सतह को छूती तैरती रहेगी। वस्तु का भार उत्प्लवन बल से कम है तो वस्तु तैरती रहेगी। समझे आप लोग? 3 स्थिति उत्पन्न होंगी। द्रव दाब द्रव्य बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है तथा बर्तन की दीवारों पर भी
गहराई बढ़ाने के साथ साथ दाब बढ़ता है। बर्तन की तली पर दाब, तो ये फॉर्मूला है बच्चों बर्तन की तली की दाब के लिए। जहाँ h द्रव स्तंभ की ऊंचाई, d द्रव का घनत्व और g गुरुत्वीय त्वरण। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा देखेंगे बच्चों, वस्तु की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खिंचा हुआ तीर, गतिमान गाड़ी, गुलेल आदि। स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के रूप हैं। स्थितिक ऊर्जा, किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न स्थितिक ऊर्जा, किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई ले जाते हैं तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U बराबर वस्तु का भार इंटू ऊंचाई। जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है, g बराबर बच्चों इतना लेते हैं मान। g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों एक और है गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु b वेग से गति कर रही है तब वस्तु ऊर्जा कहलाएगी। बच्चों आगे देखते हैं, अभी हमने उसका फॉर्मूला होगा ये k बराबर 1/m² स्क्वायर। अगला है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा का वह भाग जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता ऊर्जा ह्रास कहलाता है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, तब तक देखते रहिए जीपी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।